लेक्चर 80। हाँ जी, आखिरी लेक्चर का आगाज करते हैं। आज के लेक्चर में हमारा लास्ट चैप्टर जो है उसका लास्ट कंसेप्ट भी हमने कल कर लिया था। आज सिर्फ हम इसके एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने जा रहे हैं और पास्ट पेपर के क्वेश्चन। आज की क्लास में दो चीजें हमने डिस्कस करनी है, एक डिस्कशन ऑफ पास्ट पेपर चैप्टर 1 के हवाले से और फिर एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, पहले हम पास्ट पेपर की डिस्कशन करते हैं जी। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, डिस्टिंग्विश बिटवीन सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ गिविंग 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच। सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ के का डिफरेंस बताना है 6 मार्क्स के साथ, और हर एक की एग्जांपल्स भी। एग्जांपल्स तो हमने पढ़ी है ना। सिविल लॉ की एग्जांपल्स क्या है? कंपनी लॉ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉपीराइट्स, पार्टनरशिप एक्ट, बिल्कुल ठीक। और क्रिमिनल लॉ की मनी लॉन्ड्रिंग, मर्डर, थेफ्ट वगैरह वगैरह, ठीक है। और डिस्टिंग्विश करना, डिफरेंस बताना है। अब डिफरेंस तो हमने पढ़ा हुआ है ना, वो लाइन लगा के कॉलम की शक्ल में लेफ्ट राइट, वो आपने डिफरेंस उसको रिप्रोड्यूस कर देना सिंपल। डिफरेंस का कोई पॉइंट बता सकते हैं? डिफरेंस में क्या पॉइंट था? सिविल पर्पस, क्या पर्पस होता है सिविल लॉ का? कंपनसेट करना है एग्रीड पार्टी को। और क्रिमिनल लॉ का पर्पस क्या होता है? पनिश करना। पनिश, आपको याद होगा हमने डैमेजेस वाले लेक्चर में, ये डैमेज वाले चैप्टर में कंसेप्ट ये स्टडी किया था कि डैमेजेस का पर्पस होता है एग्रीड पार्टी को कंपनसेट करना। जो फॉल्टी पार्टी होती है उसको पेनलाइज कर, पनिश करना पर्पस नहीं होता। लेकिन क्रिमिनल लॉ में अपोजिट है। क्रिमिनल लॉ में पर्पस क्या होता है? जो फॉल्टी पार्टी है उसको पनिश करना, ठीक है, पनिशमेंट पर्पस होता है क्रिमिनल लॉ में। लेकिन सिविल लॉ में रॉन्ग पार्टी को पनिश करना पर्पस नहीं है, बल्कि एग्रीड पार्टी को कंपनसेट करना पर्पस है। तो इसके अलावा क्या डिफरेंस था? क्या पॉइंट? बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ बताइए किसके ऊपर है और क्या है? सिविल लॉ में बर्डन ऑफ प्रूफ डिसीजन होता है बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी की बेस पे, और क्रिमिनल लॉ में बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट के बियॉन्ड मैक्सिमम रीजनेबल डाउट, बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट, बिल्कुल ठीक है। एक डिफरेंस और बता दीजिए, एक डिफरेंस और बता दें। केस फाइल्ड बाय, जी भाई कौन केस फाइल करता है सिविल लॉ के केस में? प्राइवेट पार्टी। और क्रिमिनल के केस में प्राइवेट पार्टी भी और गवर्नमेंट भी। समटाइम प्राइवेट पार्टी इस काबिल नहीं होती या वो अंडर प्रेशर आ जाए, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट को लगे कि वो केस को प्रसून नहीं कर पाएगी, गवर्नमेंट खुद पार्टी बन जाती है क्रिमिनल लॉ में। क्लियर? ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? क्वेश्चन टू, स्पेसिफाई पाकिस्तान सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। पाकिस्तान का सिस्टम गवर्नमेंट क्या है? तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। क्यों? प्रेसिडेंट होता तो है पाकिस्तान, हाँ, लेकिन प्रेसिडेंट होने का मतलब नहीं है प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, ठीक है। अगर डिसीजन मेकिंग पार्लियामेंट कर रही है, अगर किसी भी मुल्क में डिसीजन मेकिंग पार्लियामेंट कर रही है तो उसका मतलब है पार्लियामेंट्री सिस्टम है। अच्छा मुझे बताएं, इंडिया में सिस्टम कौन सा है? क्या इंडिया में भी नेशनल असेंबली और सेनेट है? बिल्कुल है। अपर हाउस, लोअर हाउस, ठीक है। हाँ जी, मिडिल हाउस नहीं है, 2 ही हाउस है बस। आइडेंटिफाई सेनेट्स रोल इन लेजिस्लेशन प्रोसेस। लेजिस्लेशन के प्रोसेस में सेनेट का क्या रोल है? सेनेट का क्या रोल है? सेनेट अप्रूव करती है बिल्स पास बाय नेशनल असेंबली, ओरिजिनेट भी कर सकती है, और प्लस इसमें अहम चीज क्या होती है, अहम खास बात इसमें जो कि नेशनल असेंबली में नहीं होती, इसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है सारे प्रोविंसेस की, ठीक है जी, बिल्कुल। रिक्वायरमेंट दोनों क्लियर हो गए? अच्छा, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में शामिल, ये तो हमने बता दिया। पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में कौन कौन से लोग लेजिस्लेशन मेकिंग करते हैं, ये भी तो बताना चाहिए ना हमें। सिर्फ पार्लियामेंट लिख देना काफी तो नहीं है। पार्लियामेंट में क्या होता है? अच्छा, वो एक टर्म यूज करता है मजलिस शूरा। मजलिस शूरा का मतलब क्या है? पार्लियामेंट का, वरना मजलिस शूरा टर्म में प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट ये दोनों शामिल है, और पार्लियामेंट के आगे सब क्लासिफिकेशन नेशनल असेंबली और सेनेट। बस ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन इन केस ऑफ ए मनी बिल। इन केस ऑफ ए मनी बिल एक्सेप्शन थी। आपको प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन 3 हिस्सों में बताया, याद है ना? पहला हिस्सा कौन सा था? जो रेगुलर था, जब नेशनल ओरिजिनेट किया। दूसरा हिस्सा कौन सा था? जब नेशनल असेंबली नॉट इन सेशन। और तीसरा हिस्सा कौन सा? मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन भी इसी 3 तरीकों से पूछ, देखो मनी बिल वाला क्वेश्चन पूछ लिया। व्हेन नेशनल असेंबली इज इन सेशन, नेशनल असेंबली, शाबाश। तो क्या होगा उसमें? स्टेप नंबर 1 में क्या होगा? नेशनल असेंबली पास करेगी उस बिल को, फिर उसके बाद सेनेट में भेजा जाएगा। सेनेट में नहीं भेजा, हाँ एक्सेप्शन थी सेनेट। अच्छा, आपने ये लिखना है, ये 2 आंसर दे रहा हूं, आपने बताना है कि सही आंसर क्या है। पहला आंसर, मनी बिल नेशनल असेंबली पास करेगी, उसके बाद प्रेसिडेंट उसको साइन करेगा, अप्रूव करेगा। एक दूसरा, मनी बिल नेशनल असेंबली पास करेगी, उसके बाद ये सेंड किया जाएगा प्रेसिडेंट को विदाउट सेंडिंग सेनेट।
विदाउट सेंडिंग टू सेनेट। ये अल्फाज आपके सोल्यूशन का हिस्सा होना चाहिए कि मनी बिल सेनेट को सेंड नहीं किया जाता, वरना वो ये समझेगा आपने शायद सही याद नहीं किया हुआ और आप सेनेट को भूल गए। तो याद रखें, हमने जब मनी बिल पास होने की बात करनी है तो सेनेट उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन ये सोल्यूशन में लिखना है कि सेनेट इन्वॉल्व नहीं होता। फिर और नेशनल असेंबली सेशन में नहीं है तो अब तो सेनेट भी नहीं, इसमें तो सेनेट नहीं था ना, सिर्फ इसमें ना सेनेट ना नेशनल असेंबली, डायरेक्ट प्रेसिडेंट पास करेगा। लेकिन पूरी बात लिखनी है। ये इसका वैलिडिटी पीरियड 120 दिन होगा। 120 दिन के अंदर अंदर ये मनी बिल नेशनल असेंबली में प्रेजेंट किया जाएगा या प्रूव करवाया जाएगा, पास करवाया जाएगा उससे, वरना नल एंड वाइड हो जाएगा। ये बात लिखनी है। क्लियर हो गए दोनों पॉइंट? ओके। हाउ इज ए लॉ प्रोमलगेटेड? प्रोमलगेटेड का मतलब इम्प्लीमेंटेड। When National Assembly is not in session, when National Assembly is not in session, is such law in any way different from an act of parliament? What is its tenure? 3 in 1 क्वेश्चन है। 3 in 1 का मतलब क्या? 3 क्वेश्चन पूछ रहा है एक क्वेश्चन में। हर एक को बेहतर यह है कि हेडिंग अलग-अलग दे के आप आंसर करें। हेडिंग अलग-अलग नहीं देनी, कम से कम पैराग्राफ तो अलग-अलग दे दीजिएगा। ये ना 4 लाइनों में तीनों जवाब खड़काए हो आप, ऐसे नहीं करना, ठीक है? क्योंकि जब एक क्वेश्चन के अंदर एक से ज्यादा रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हमें हर रिक्वायरमेंट को क्लियरली डिफरेंशिएट करना है। पहला प्रॉब्लम, व्हेन नेशनल असेंबली इज नॉट इन सेशन, जब नेशनल असेंबली सेशन में नहीं है, वो पिछले वाली वही बात, प्रेसिडेंट पास करेगा, उसका वैलिडिटी पीरियड 120 डेज होगा, ऑर्डिनेंस होगा और उसे विद इन 120 प्रूव करा। नहीं 120 डेज वाली बात नहीं मैं यहां पे लिखूंगा। हाँ, क्योंकि वो अगर तीसरी रिक्वायरमेंट ना होती तो मैं इसे पहली में फिट कर देता, लेकिन अगर मैं पहली में अब फिट कर दूंगा तो तीसरी में क्या लिखूंगा? तो इसलिए मैं यहाँ पे 120 डेज नहीं लिखूंगा। तो ठीक है, प्रेसिडेंट के पास पावर है, वो इमरजेंसी सिचुएशन में बिल अप्रूव कर सकता है, उसे ऑर्डिनेंस कहते हैं। इज सच लॉ इन एनी वे डिफरेंट फ्रॉम एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट? नो। से उसका इफेक्ट, जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट का लीगल स्टेटस है एग्जैक्टली वही लीगल स्टेटस ऑर्डिनेंस, फर्क सिर्फ एक होता है, 120 डेज टेन्योर। हाँ जी, ऑर्डिनेंस का टेन्योर है और एक्ट का टेन्योर नहीं है। व्हाट इज इट्स टेन्योर? 120 डेज वैलिडिटी पीरियड। और फिर आगे एक्सप्लेनेशन के तौर पे लिख दे कि विद इन 120 डेज ये नेशनल असेंबली में पास करवाना होगा या एटलीस्ट प्रेजेंट करना होगा। 4 क्लियर जी? 5 ब्रीफली डिस्क्राइब हाउ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन टेक्स प्लेस एंड आल्सो डिस्क्राइब हाउ कंट्रोल इज एक्सरसाइज्ड ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। पहले में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन डेफिनेशन कि जब पार्लियामेंट अपनी लॉ मेकिंग पावर ट्रांसफर कर देती है किसी एग्जीक्यूटिव बॉडी को ताकि वो कुछ बाई लॉज बनाए, इसे कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। कंट्रोल्स कैसे एक्सरसाइज किया जाता है? 2 तरह के कंट्रोल्स हैं, पार्लियामेंट्री कंट्रोल, जुडिशियल कंट्रोल। पार्लियामेंट्री कंट्रोल में पार्लियामेंट पावर डेलीगेट करते बता देती है इसका इस्तेमाल क्या करना है, लिमिटेशन लगा देती है और बाद में सब्सिक्वेंटली उस लॉ को प्रूव भी करवाना होता है पार्लियामेंट से। और जुडिशियल कंट्रोल क्या है कि जजेस जो हैं कोर्ट सू मोटो नोटिस लेके या किसी इफेक्टेड पार्टीज की पिटीशन पे, उसकी एप्लीकेशन पे उस लॉ को नल एंड वाइड करार दी जा सकती है अगर वो अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करके बनाया गया हो। क्लियर ना? अब हम चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। अच्छा, चैप्टर 1 में आपका कोई क्वेश्चन तो नहीं है? क्योंकि एमसीक्यूज एक तरह से रिवीजन होती है, तो उससे पहले अगर कोई क्वेश्चन आपका है तो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन है? शाबाश। चलिए जी जी जी। सर अभी आपने नेशनल असेंबली इन सेशन बताया, आपने देखा कि नेशनल असेंबली तक कोई मतलब कुछ ओरिजिनेट करी वो डायरेक्ट नहीं वो सेनेट के पास जाएगा। सेनेट अगर अमेंडमेंट नेशनल असेंबली जो भी बिल पास करेगी नॉर्मल रूटीन में वो सेनेट में जाता है, नॉर्मल रूटीन में, और सेनेट से अप्रूव होने के बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है, मनी बिल। मनी बिल डायरेक्ट नेशनल असेंबली से पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। मनी बिल के केस में, यानी फाइनेंस बिल भी या जिसे आप बजट कह सकते हैं, इस केस में सेनेट की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। ये सिर्फ नेशनल असेंबली पास करेगी और उसके बाद डायरेक्ट जाएगा प्रेसिडेंट के पास। सिर्फ मनी बिल के केस में ये एक्सेप्शन है, मैंने डायरेक्ट भेजा बिल, वरना अगर कोई इसके अलावा कोई भी और बिल होता नेशनल असेंबली के बाद सेनेट में जाता और सेनेट के बाद फिर प्रेसिडेंट के पास जाता। हमने कल वो पढ़ा था ना कि नेशनल असेंबली का मतलब वो सेनेट में जाएगा इन सेशन, तो इसमें क्या मनी बिल व्हेन नेशनल असेंबली इज इन सेशन एंड व्हेन नेशनल असेंबली इज नॉट इन सेशन? हाँ, वो तो एक जनरल हो रहा है ना। देखें, हमने स्टडी किया था नेशनल असेंबली सेशन में है तो लेजिस्लेशन कैसे होगी, नेशनल असेंबली नॉट इन सेशन तो कैसे होगी, और मनी बिल है तो कैसे होगा।
ठीक है, अब उसने क्या किया, मनी बिल और नेशनल असेंबली नॉट इन, देखिए जब नेशनल असेंबली सेशन में नहीं है ना तो डायरेक्ट प्रेसिडेंट ही साइन करके ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। ये हर केस में पावर उसके पास है, चाहे मनी बिल हो चाहे कोई भी बिल हो, चाहे मनी बिल हो चाहे कोई भी बिल हो, किसी भी केस में अगर नेशनल असेंबली सेशन में नहीं है प्रेसिडेंट पास कर सकता है ऑर्डर। आपने सिंपल अपने जहन में सिर्फ वो 3 क्लासेस बना ले, नेशनल असेंबली सेशन में है तो क्या होगा, नॉट सेशन है तो क्या होगा, मनी बिल है तो, जब क्वेश्चन में मनी बिल आ जाए ना आप मनी बिल के ऊपर शिफ्ट हो जाना, और जब क्वेश्चन में नॉट नेशनल असेंबली नॉट इन सेशन आ जाए ना तो आपने नेशनल असेंबली नॉट इन सेशन वाली कैटेगरी पे शिफ्ट हो जाना। ठीक है, जब मनी बिल हो तो क्या करते हैं नॉर्मली नेशनल असेंबली और फिर सेनेट, और जब उसने कह दिया नेशनल असेंबली सेशन में नहीं है, सेशन में है ही नहीं, नेशनल असेंबली नॉट इन सेशन, तो फिर डायरेक्ट प्रेसिडेंट, वो चाहे किसी भी किस्म का बिल हो। क्वेश्चन 1, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, प्राइम मिनिस्टर नहीं हेड ऑफ द स्टेट होता था, हाँ प्राइम मिनिस्टर तो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता था, प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट होता था, प्राइम तो इसे सही लिखा था, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड ही इज इलेक्टेड फॉर ए 5-year टर्म बाय, कौन इलेक्ट करता है, सेनेट, प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स और नेशनल असेंबली के, यानी तीनों, तो सेनेट एंड नेशनल असेंबली ये ठीक तो है लेकिन कंप्लीट नहीं है, इसमें प्रोविंशियल असेंबली मिसिंग है। नेशनल असेंबली एंड द मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज ये भी ठीक है, कंप्लीट नहीं है, सेनेट नहीं है। सेनेट एंड द मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबली ये भी ठीक है लेकिन इसमें नेशनल असेंबली नहीं है। डी सेनेट, नेशनल असेंबली एंड द मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज, ये ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन। क्लियर, आगे चलते हैं। इन ए क्रिमिनल केस, क्रिमिनल को अंडरलाइन करें, क्रिमिनल केस, व्हाट इज द नॉर्मल बर्डन ऑफ प्रूफ प्लेस अपॉन द प्रोसिक्यूशन, बियॉन्ड एनी डाउट, बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होना चाहिए, बियॉन्ड एनी डाउट, बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट, बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट, बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज नहीं, बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट्स, एनी नहीं, ऑल रीजनेबल डाउट्स, ये खास तौर पे ब्रैकेट में लिखा, वो कोमा डाल के लिखा हुआ, बी ऑप्शन करेक्ट। अच्छा, अगर सारा क्वेश्चन यही तो फर्ज कीजिए यहां पे क्रिमिनल की बजाय सिविल केस लिखा होता तो फिर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाते, लेकिन अभी फिलहाल बी ऑप्शन करेक्ट है, बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट्स। थर्ड की तरफ चलते हैं। इन ए सिविल केस ऑफ तलाल वर्सेस काशिफ, नॉर्मली आपको बताया था जो केसेस को रेफर किया जाता है ना तो इसी तरह दोनों पार्टीज के नाम ए वर्सेस बी इस तरीके से रेफर किया जाता है। सिविल केस है, सिविल को अंडरलाइन करना है। वेयर ए केस इज ब्रॉट टू द सिविल कोर्ट बाय मिस्टर तलाल, तलाल ने काशिफ के खिलाफ केस फाइल किया है। अच्छा, ये अगर ना भी लिखता ना ये वाली लाइन, हमें पहले ही पता था कि जो पहली पार्टी आती है ना ये वो होती है जिसने केस फाइल किया है और दूसरी पार्टी वो है जिसके खिलाफ केस फाइल हुआ है। मिस्टर तलाल हु इज फाइलिंग ए सूट अगेंस्ट मिस्टर काशिफ, स्टेट द लीगल पोजीशन, कह रहे हैं इनके नाम क्या है। अच्छा, ये क्रिमिनल केस नहीं है और अपील भी नहीं है। अपील सिविल केस में पार्टीज को, जिस पार्टी ने केस फाइल कर रही है उसे क्या कहते हैं, स्टडी टीम में लिखा था प्लेंटिफ, और जिसके खिलाफ केस फाइल डिफेंडेंट, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। और अगर क्रिमिनल केस हो तो कंप्लेनेंट या क्लेमेंट भी उसे कहते हैं, और एक्यूज। अच्छा, कोई स्टूडेंट मुझे एक्यूज और कन्विक्ट का फर्क बता सकता है? एक्यूज जिसपे केस फाइल हुआ फैसला नहीं हुआ, कन्विक्ट फैसला, यानी एक्यूज का मतलब मुलजिम, शाबाश, और कन्विक्ट का मतलब मुजरिम। तो ये प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट, ये ए ऑप्शन करेक्ट है। एक मिनट हरे, मिस्टर तलाल इज प्लेंटिफ एंड मिस्टर डिफेंडेंट, हाँ जी बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट। एक्यूज, कंप्लेनेंट नहीं, सी और डी तो क्रिमिनल केस से रिलेट कर रही है ये टर्म्स, क्लेमेंट और एक्यूज वाली। जो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट है ये सिविल केस से रिलेट करती है, इसमें मिस्टर तलाल प्लेंटिफ और मिस्टर काशिफ डिफेंडेंट, ए ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर हो गया? और अगर ये क्रिमिनल केस होता तो डी ऑप्शन करेक्ट होते, और अगर ये अपील होती तो ए को कहते हैं एप्लेंट और बी काशिफ को कहते हैं रिस्पोंडेंट, ऐसे ही है ना? हाँ जी, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारी हुई ए। फॉर क्रिमिनल लॉ एम्स टू कंपनसेट इंजर्ड पार्टीज, नहीं ये तो सिविल लॉ एम करता है कंपनसेट इंजर्ड पार्टी, डैमेजेस में यही पढ़ा था हमने रूल्स ऑफ डैमेजेस में। बी रिकवर प्रॉपर्टी विच हैज बीन टेकन फ्रॉम द टू ओनर, नहीं ये रिस्टोरेशन वाली बात कर, ये भी सिविल लॉ में पढ़े थे। एनफोर्स लीगल ऑब्लिगेशन, पेनलाइज रॉन्ग डूअर, यस रॉन्ग डूअर को पेनलाइज करना है, ठीक है। ये सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ का फर्क है, तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हुई हमारी। 5. Those rules and principles that govern and regulate social conduct and observance of which can be enforced in courts of law is known as law. लॉ की डेफिनेशन में लिखा था ना, वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो लोगों के सोशल कंडक्ट को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट इंपोज बाय स्टेट होते हैं
उन्हें कहा जाता है लॉ। फिर इसके बाद हमने सिविल और क्रिमिनल लॉ की ब्रांचेस पढ़ी थी। करेक्ट ऑप्शन हमारी क्या हुई? ए। सिक्स, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, वर्क रिलेटेड डिस्प्यूट्स, कॉपीराइट डिस्प्यूट्स एंड क्लेम्स बाय कंज्यूमर अगेंस्ट मैन्युफैक्चरर, एग्जांपल्स ऑफ सिविल लॉ। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, लेबर लॉ, ये इन इटसेल्फ ये सिविल लॉ की एग्जांपल है ऊपर वाली। तो इसमें हमारी जो करेक्ट ऑप्शन हुई वो डी, सिविल लॉ। ये क्लियर ना? पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ ए क्राइम, फाउंड गिल्टी ऑफ ए क्राइम, गिल्टी हो गया, वो कौन है? कन्विक्ट। वो एक्यूज तो नहीं है, कन्विक्ट है, शाबाश। प्लेंटिफ कौन होता है? जो सिविल लॉ में केस फाइल करता है। रिस्पोंडेंट कौन होता है? जो अपील में जिसके खिलाफ केस फाइल किया जाए। और डिफेंडेंट कौन होता है? जिसके खिलाफ सिविल लॉ। प्लेंटिफ, डिफेंडेंट, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। काशिफ डिफेंडेंट, हाँ याद आ गया मुझे, शाबाश। तो ये सी, कन्विक्ट, करेक्ट ऑप्शन हमारी क्या है? सी। 8, पाकिस्तान हैज ए फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। एग्री करते हैं? पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट डिसीजन मेकिंग करते हैं ना, प्रेसिडेंट तो नहीं करता। द फेडरल लेजिस्लेचर इज ए बाई कैमरल मजलिस शूरा कंपोज्ड पार्लियामेंट। मजलिस शूरा यानी पार्लियामेंट। हालांकि जो मजलिस शूरा है ना, इसमें प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट दोनों आते हैं। ठीक है, बाई कैमरल शूरा कंपोज ऑफ। ठीक है, मजलिस शूरा में क्या क्या चीज है? पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर। नहीं 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 नहीं, प्रेसिडेंट, नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली, प्रेसिडेंट, नेशनल असेंबली, सेनेट। यस, ये है मजलिस शूरा की कंप्लीट स्ट्रक्चर इसका। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड नेशनल असेंबली। नहीं ये नहीं, तो करेक्ट ऑप्शन हमारी क्या हुई 8 में? सी ऑप्शन। 9, द प्राइम मिनिस्टर इज असिस्टेड बाय फेडरल कैबिनेट। प्राइम मिनिस्टर फेडरल कैबिनेट होती है ना, और कैबिनेट में मिनिस्टर्स होते हैं, और मिनिस्टर्स के आगे सेक्रेटरीज होते हैं। कह रहे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी फेडरल कैबिनेट क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हुज मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ। अच्छा, अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट की तरफ से होगी, लेकिन टीम किसकी है? ये टीम प्राइम मिनिस्टर की है। तो जिसको प्राइम मिनिस्टर कहेगा अपॉइंट चाहे प्रेसिडेंट करेगा, लेकिन प्रेसिडेंट उसी को करेगा ना। ठीक है, जिसके साथ उसने काम करना है। अच्छा मुझे बताइए, फर्ज कीजिए अब कोई कॉलेज में किसी टीए को अपॉइंट करना है, टीचर असिस्टेंट को, अपॉइंटमेंट टीचर की तरफ से होनी चाहिए क्या? नहीं नहीं, अपॉइंटमेंट तो प्रिंसिपल साहब की तरफ से होनी चाहिए, लेकिन रिकमेंडेशन किसकी होनी चाहिए? और टीचर की। टीचर को अंदाजा होगा क्लास में कौन सा स्टूडेंट ऐसा है जो सब्जेक्ट में शार्प है, अच्छे क्वेश्चन पूछता है, उसका अच्छा नॉलेज है, नेक्स्ट टर्म के लिए उसको अगर टीए अपॉइंट करना है तो कौन सी बेहतर ऑप्शन है? टीचर इस बारे में बेहतर जानता है, और क्योंकि उसने उससे काम लेना है, उसकी टीम बन रही है। अपॉइंटमेंट करेगी कोई और अथॉरिटी, लेकिन एडवाइस, रिकमेंडेशन किसकी होगी? जिसने बंदे ने उसे काम लेना है, जो उसकी टीम का हिस्सा है। यहाँ पे अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट की तरफ से होगी, बिल्कुल, ऑन दी एडवाइस ऑफ किसकी एडवाइस पे? प्राइम मिनिस्टर की, जिसकी टीम है उसकी एडवाइस। डी ऑप्शन करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट 10, इफ द ऑर्डिनेंस इज नॉट प्रेजेंटेड और पास्ड बाय नेशनल असेंबली इन केस ऑफ मनी बिल एंड बाय बोथ हाउसेज इफ इट इज अदर देन मनी बिल। यानी कह रहा है कि अगर कोई भी ऑर्डिनेंस पास नहीं होता बाय नेशनल असेंबली, इट शैल स्टैंड रिपील्ड आफ्टर। रिपील्ड मीन कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा कितने दिनों के बाद? 120 डेज के बाद, 90 डेज के बाद, 60 डेज, 100 नहीं, 120 डेज के बाद। ए ऑप्शन करेक्ट। अच्छा, एग्जाम में जब आप ऑप्शंस लिख रहे होंगे तो क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही लिखनी है ना, आंसर शीट के ऊपर, आंसर शीट के ऊपर लिखने हैं। अच्छा, आंसर शीट के ऊपर जब लिखेंगे ऑप्शन तो सिर्फ ये नहीं लिखना डी, साथ प्राइम मिनिस्टर भी लिखना है ना? नहीं, सिर्फ डी लिखना काफी है, प्राइम मिनिस्टर नहीं लिखना। लेफ्ट साइड पे आपको सिखाया था ना एक दफा, दरमियान में लाइन लगा के लेफ्ट साइड पे एमसीक्यू नंबर, राइट साइड पे ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, सिर्फ इतना लिखना है। ए बी सी डी सिर्फ इतना लिखना है, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। आगे पूरी ऑप्शन आपने रिपीट नहीं करनी, टाइम जाया होगा। 11, ऑल स्टैट्यूट्स पास्ड बाय द नेशनल असेंबली आर आल्सो अप्रूव्ड बाय द सेनेट बिफोर प्रोसीडिंग टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट। एग्री करते हैं? ऐसे ही होता है ना, विद द एक्सेप्शन ऑफ मनी बिल। ये तो हमने कई दफा याद कर चुके हैं। ट्रेजरी बिल नहीं, सोशल सिक्योरिटी बिल नहीं, इंडस्ट्रियल रिलेशन बिल पता नहीं क्या होता है, तो मनी बिल, मनी बिल ही करेक्ट ऑप्शन है। 12, Senate is the permanent legislative body with equal representation from each of the 4 provinces. सही बात कर रहा है? परमानेंट है। परमानेंट क्यों कह रहा है इसको? क्योंकि 3-3 साल बाद इसके मेंबर पर
टेन्योर 6 इयर्स है, लेकिन अपॉइंटमेंट हर 3 साल के बाद आधे मेंबर्स की होगी, इसलिए परमानेंट कहा। अच्छा, फिर साथ में कह रहा है इक्वल रिप्रेजेंटेशन। सेनेट में पॉपुलेशन की बेस पे नहीं रिप्रेजेंटेशन होती, वो तो नेशनल असेंबली में होती है। सेनेट में रिप्रेजेंटेशन इक्वल होती है। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहा है। विद रिप्रेजेंटेशन इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव। अच्छा, स्टूडेंट कल एक ने सवाल पूछा, अच्छा सवाल था। उसने कहा सर आपने कहा कि सेनेटर्स जो हैं ये प्रोविंशियल असेंबली से आते हैं, तो क्या प्रोविंशियल असेंबली में जितने भी एमपीएस है ये सारे के सारे सेनेटर्स बनते हैं? नहीं नहीं, सारे के सारे नहीं बनते। एमपीएस की तादाद तो बहुत ज्यादा है, जबकि सेनेटर्स की तादाद सिर्फ 104 है। एमपीएस अपनों में से डिसाइड करते हैं कि हम अगर 600-700, पता नहीं मुझे एग्जैक्टली एमपीएस की कितनी सीट्स हैं, प्रोविंशियल असेंबली की कितनी सीट्स हैं, लेकिन जितनी भी सीट्स हैं 500-600 फॉर एग्जांपल, वो उनमें से डिसाइड करेंगे कि किन किन लोगों को सेनेटर्स बनाना है, किन किन लोगों को सेनेटर्स बनाना है। तो जो सेनेटर, जो एमपीएस हैं ये ऑटोमेटिकली सेनेटर्स नहीं बन जाएंगे, एमपीएस के इलेक्शन से सेनेटर्स बनेंगे। सेनेटर्स की तादाद एमपीएस की तादाद से कम है। तो कह रहे हैं ये जो सेनेट है इसके मेंबर्स कैसे इलेक्ट होंगे? चीफ मिनिस्टर करेगा, गवर्नर, हाई कोर्ट, प्रोविंशियल असेंबली। यस, डी ऑप्शन करेक्ट। 13 ए मनी बिल शैल ओरिजिनेट इन द नेशनल असेंबली आफ्टर इट हैज बीन पास्ड बाय द नेशनल असेंबली इट शैल विदाउट बीइंग ट्रांसमिटेड। ये मैं आपको बता रहा हूं, अपने सोल्यूशन का हिस्सा बनाना है इस लाइन को। विदाउट बीइंग सेंडिंग, ट्रांसमिटेड मुश्किल लफ्ज है, विदाउट बीइंग सेंडिंग टू द सेनेट या विदाउट सेंडिंग टू द सेनेट, वो भी वही मतलब है। बी प्रेजेंटेड टू, किसको प्रेजेंट किया जाए? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, गवर्नर, ये थोड़ी लॉ मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं। ए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। 14 प्रेसिडेंट में रिटर्न ए बिल फॉर रिकंसिडरेशन बाय, प्रेसिडेंट बिल को वापस कर सकता है, किसको रिकंसीडर करे? इसको जो बिल प्रेसिडेंट वापस करता है उसको रिकंसीडर किसने करना है? फॉर रिकंसीडरेशन बाय नेशनल असेंबली ओनली, सेनेट ओनली? नहीं, नेशनल असेंबली एंड सेनेट इंडिपेंडेंटली, अलग अलग नहीं, ज्वाइंट सीटिंग में, ज्वाइंट सेशन में, नेशनल असेंबली एंड सेनेट इन ज्वाइंट सीटिंग। तो डी ऑप्शन करेक्ट हुए। लास्ट ना एक एमसी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ हैविंग डेलीगेटेड लेजिस्लेशन? इसमें कौन सा ऐसा जो एडवांटेज नहीं है? फ्लेक्सिबिलिटी विद विच लॉ इज मेड, तो ये एडवांटेज है। ए सिलेक्ट कर देते हैं, उसने यही नहीं पूछा एडवांटेज। हाँ, नॉट एन एडवांटेज। अच्छा, यहां पे एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बात बताता हूं। इस लाइन को वैसे भी लिख सकता था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज ऑफ हैविंग डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, लेकिन डिसएडवांटेज अगर लिखता ना तो ज्यादातर आंसर करेक्ट होते। आप आसानी से क्वेश्चन को समझ लेते और ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते, लेकिन वो डिसएडवांटेज की बजाय वर्ड यूज करता है नॉट एडवांटेज। नॉट को अलग कर देता है एडवांटेज को, ताकि स्टूडेंट नॉट, अब देखिए सारे तो नहीं लेकिन कुछ ना कुछ स्टूडेंट होंगे 10% 15% जो कि नॉट के वर्ड को शायद देख नहीं सकेंगे, एडवांटेज और एडवांटेज को टिक कर देंगे। क्वेश्चन इसलिए जहां पे क्वेश्चन में नॉट का वर्ड होना उसको जरूर आपने पढ़ना है और उसका मतलब अपने जहन में लेके आना, इसका मतलब क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट और विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। जब ये अल्फाज यूज हो रहे हो ना तो ध्यान से आपने उसको मतलब समझ लेना कि मैं सिलेक्ट क्या करने जा रहा हूं। ठीक है, अब एक और उसका तरीका बारदार सुन लें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन आसानी से आप ढूंढ लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकरेक्ट, नॉट इनकरेक्ट। अब आप उसको रोक तो नहीं सकते ना, जो मर्जी अल्फाज इस्तेमाल कर ले, लेकिन इसको थोड़ा सोचना पड़ता है, ये अटेम्प्ट करने में समझने में थोड़ी सी मुश्किल। तो इसीलिए क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को ना ध्यान से समझ लिया करें और ये नॉट वगैरह के वर्ड्स के ऊपर फोकस कर लिया करें कि पूछना क्या चाह रहा है। तो नॉट एन एडवांटेज मतलब डिसएडवांटेज बोलना है। फ्लेक्सिबिलिटी, ये तो एडवांटेज है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या था? आसानी से लॉ बन भी सकता है, चेंज भी हो सकता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में। इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स इन लॉ मेकिंग, ये भी एडवांटेज है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का। टाइम सेविंग ऑफ द पार्लियामेंट, एडवांटेज है, एडवांटेज है, टाइम ही टाइम। बल्क एंड एक्सटेंसिव वॉल्यूम, ये डिसएडवांटेज है, ये डिसएडवांटेज है। तो यही ढूंढना था ना। कैसे डिसएडवांटेज है? जिसको डेलीगेट किया पावर वो उसको समटाइम मिसयूज करते हुए ज्यादा लॉज मेकिंग कर सकता है। तो 15 में है डी ऑप्शन करेक्ट। और इसके साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट, लर्निंग ऑब्जेक्टिव कंप्लीट, कोर्स कंप्लीट जी। नहीं, ये तो होना ही था, इसमें कमाल की क्या बात है। हाँ जी, अब यहां से काम शुरू होता है आपका, और हमारे पास क्योंकि अभी टाइम है तकरीबन हमारे आपके दूसरे सिलेबस कंप्लीट होते तो मेरा ख्याल है 2 हफ्ते तो लग ही जाएंगे। हाँ जी,
3 हफ्ते? नहीं 3 नहीं। अच्छा अब सुन लीजिए आपने करना क्या। यहाँ पे ऑफिशियली हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया। आपने काम करना है अगले 2 दिन में। एक दफा पूरी बुक को गो थ्रू कर लेना है, रिव्यू कर लेना है। कहीं शायद कोई लर्निंग ऑब्जेक्टिव, कोई क्वेश्चन, कोई एमसीक्यू ऐसा हो जो मैंने पेंडिंग करवा दिया हो। बाजू का ऐसा होता है लेक्चर के दौरान में, मुझे लगे ना किसी चैप्टर के दौरान में कि अभी ये कंसेप्ट फ्यूचर में डिस्कस होना है, तो मैं स्टूडेंट को कहता हूं इसको मार्क कर ले, इसके साथ पेंडिंग लिख ले, बाद में सिलेबस कंप्लीट करने के बाद इसको डिस्कस करेंगे, ताकि फ्यूचर का जो कंसेप्ट इन्वॉल्व है वो भी डिस्कस हो जाए। कभी कभार ऐसे होता है, तो शायद मैंने इस क्लास में ऐसे करवाया हो और आपने, हो सकता है शायद आपने उधर पेंडिंग लिखा हो, लिख के भूल गए हो, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं एक दफा आपने सारी बुक को पढ़ना है। उसके सारी बुक ना पढ़े जाए, लेकिन सिर्फ सारे कंसेप्ट्स पढ़ लें। और मुझे याद आ गया एक कंसेप्ट जो मैंने नहीं पढ़ाया कल के लेक्चर में। कितने स्टूडेंट्स पढ़ के आए हैं अभी पता चल जाता है। कल जो मैंने पढ़ाया था क्लास में, कितने स्टूडेंट घर से रीडिंग करके आए हैं? हाथ उठाएं जरा। रीडिंग तो कोई सवाल तो नहीं है आपका? कोई सवाल तो नहीं है आपका? आपका कोई सवाल तो नहीं? सारे सोचना शुरू हो। क्या सवाल है? लैप्स ऑफ बिल वाला, लैप्स ऑफ बिल वाला। हाँ, अगर नेशनल असेंबली, अच्छा एक है नॉट इन सेशन, एक है डिसॉल्व हो जाना। दोनों में नॉट इन सेशन रूटीन का है। जैसे नॉट इन सेशन का मतलब क्या है? आप अगर कॉलेज आते हैं, इसका मतलब नेशनल असेंबली इन सेशन। आप जिस दिन छुट्टी करते हैं, नेशनल असेंबली नॉट इन सेशन, रूटीन की बात है। और अगर आपको कॉलेज से निकाल दिया जाए, नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो गई। आपने बात का सुना, असेंबलियां तहलील कर दी गई। ठीक है, जब बाज़ औक़ात माशाअल्लाह लगता है ना, असेंबलियां तहलील कर दी जाती हैं। और बाज़ औक़ात अगर प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर को फारिग कर दे, तो साथ असेंबलियां भी तहलील। इसका मतलब यह नेशनल असेंबली खत्म। अब जितने भी एमएनए थे वो फारिग हो गए। अब वो कोई एमएनए नहीं रहे, अब घर बैठे हैं। इसको कहते हैं नेशनल असेंबली डिसॉल्व होना। तो पहले तो मैंने नेशनल असेंबली नॉट इन सेशन और नेशनल असेंबली डिसॉल्व में फर्क आपको बता दिया। कौन सा केस ज्यादा सीवियर है वाला? डिसॉल्व। अब यहां पे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो जाए तो जो तो बिल, आपने काउंटिंग पढ़ी है ना? काउंटिंग, अच्छा चलें, आपको वर्क इन प्रोसेस ऑफ फिनिश गुड का तो पता होगा। तो जो तो लॉ फिनिश गुड बन गए, यानी वो पास हो गए, प्रेसिडेंट साइंस, वो तो क्लियर साइड। इशू ये राइज होता है कि जो वर्क इन प्रोसेस है लॉज, उनका क्या होगा? हाँ वो एग्जैक्ट उनमें देखेंगे, बिल्कुल यही बात है। वो देखा जाएगा वो किस जगह पे पेंडिंग है। अब सुनिए जरा, अगर बिल नेशनल असेंबली में पेंडिंग था, नेशनल असेंबली में मौजूद था, डिस्कशन हो रही थी उसके ऊपर, पेंडिंग था, नेशनल असेंबली डिसॉल्व, बिल भी फारिग। ये बात समझ आई? दूसरा, सेनेट में बिल पेंडिंग है, नेशनल असेंबली में पास हो गया था और उसके बाद सेनेट को भेज दिया गया। सेनेट में बिल पेंडिंग था, नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो गई, सेनेट वाले फाड़ के फेंक देंगे, बिल भी वो कहेंगे जिन्होंने ओरिजिनेट किया था वो ही नहीं रहे तो बिल भी नहीं रहा। फर्क समझ आया? नेशनल असेंबली में पेंडिंग है, नेशनल असेंबली डिसॉल्व हुई, वो भी फारिग। नेशनल असेंबली से ओरिजिनेट हुआ, पास हुआ, सेनेट में पहुंचा, सेनेट में पेंडिंग है, नेशनल असेंबली डिसॉल्व, फिर भी फारिग। आखिरी केस, सेनेट से ओरिजिनेट हुआ, नहीं सेकंड लास्ट केस, सेनेट से ओरिजिनेट हुआ और नेशनल असेंबली में पहुंचा, नेशनल असेंबली कंसीडरेशन कर रही है, डिसॉल्व होगी नेशनल असेंबली, ये भी फारिग। मैं पूछ नहीं रहा, बता रहा हूं, ये भी फारिग। आखिरी सारे फारिग नहीं, एक ऐसा है जो फारिग नहीं है, हाँ वो पास हो जाता होता है। वो क्या पढ़ने वाला हो जो, शाबाश। ओरिजिनेट हुआ सेनेट में और अभी सेनेट में ही पेंडिंग है, नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो गई, नेशनल असेंबली डिसॉल्व, वो बिल अभी वॉइड नहीं हुआ। यानी यूं समझ लीजिए, जिस बिल को नेशनल असेंबली का हाथ लग गया ना, तो जब नेशनल असेंबली डिसॉल्व हुई बिल भी फारिग। लेकिन जिस बिल को भी नेशनल असेंबली का हाथ नहीं लगा वो फारिग नहीं है। वो बिल कौन सा होगा? जो सेनेट से ओरिजिनेट हुआ और अभी सेनेट में ही पेंडिंग है। जब नेशनल असेंबली डिसॉल्व होगी तो ये फारिग नहीं होगा। ये बात समझ आ गई? ये कंसेप्ट था। अब देखें, मैं भूल गया ना, आप भी भूल गए, तो ऐसे हो सकता ना कि और भी कुछ कंसेप्ट हो, पता नहीं मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया कि नहीं। तो आपने अगले 2 दिन में ये काम करना है क्या, एक एक सफा, सबसे पहले तो हर चैप्टर के सारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव देखने हैं, वो पढ़ा लिए कि नहीं पढ़ा लिए, ठीक है। और ये करने के बाद जब टाइम हो तो आप उसके अंदर भी मैटर्स को भी देख लीजिएगा, क्या इसके अंदर सारे कंसेप्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं
आपने बताने क्या है, वो जो मैंने नहीं पढ़ाए, जो पढ़ाया है लेकिन आपको समझ नहीं आया ना, वो नहीं बताने, वो तो फिर शुरू से सारा कोर्स पढ़ाना पड़ जाएगा मुझे, वो नहीं जो मैंने नहीं पढ़ाए, ठीक है। हाँ, लेकिन जो आपने पढ़े हैं लेकिन आपको समझ नहीं, वो भी हाईलाइट कर लें, वो भी हाईलाइट कर लें। अच्छा, वो किस लिए हाईलाइट करवा रहा हूं भला? अब सुने, हाँ, रिवीजन क्लास, अच्छा वैसे रिवीजन क्लास की जरूरत तो नहीं होती अगर सही पढ़ाया हो, लेकिन मेरा ख्याल है हमें अब जरूरत पड़ जाएगी। हाँ, तो हम अगले 2 दिन मैं आपको फ्री कर रहा हूं, कल और परसों हमारी क्लास नहीं होगी, मंडे को क्लास होगी। मंडे से कंसेक्टिव हमारी 6-7 दिन, 7 दिन की क्लासेस होंगी मंडे से, ठीक है। 14 चैप्टर से हमारे मेरा 7 क्लासेस में हो जाएंगे, कोई ब्रेक नहीं होगी। हर लेक्चर में कोशिश करूंगा मैं 2 चैप्टर्स रिवाइज हो जाएं, लेकिन अगर कोई बड़ा चैप्टर हुआ जैसे पार्टनरशिप है तो वो तो एक दिन में एक ही रिवाइज होगा। अच्छा, इसमें सुन ले रिवीजन में होगा क्या। रिवीजन में मैं अब वो वक्त आ गया, वो जो माइंड मैप आप सारा सेशन में करते रहते थे ना, अब वो टाइम आ गया, क्योंकि यहाँ पे इसकी जरूरत है ना अब। तो आपको 2 चीजें प्रोवाइड करूंगा मैं, पूरी कोशिश करूंगा कि हर रिवीजन क्लास, यानी अगर कल जिस चीज की रिवीजन होनी है ना, उससे रिलेटेड 2 चीजें आज आपको क्लास में प्रोवाइड कर दूं, एक माइंड मैप और एक एडिशनल वॉल्यूम 2, शाबाश, वॉल्यूम 2, ठीक है। वॉल्यूम 2 इसलिए मैंने प्रिंट नहीं कराया था, उसमें कुछ सॉल्यूशन में चेंज, ठीक है, चलें, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो एक माइंड मैप, उस चैप्टर का 2 चैप्टर और उनके एडिशनल क्वेश्चंस, ठीक है, वो आपने रीड कर लेने हैं। देखिए, रिटन फॉर्म में अटेम्प्ट नहीं कर सकेंगे आप एडिशनल क्वेश्चंस को, आपने उसको रीड कर लेना है। नेक्स्ट डे में रिवीजन होगी, उसमें अगर कोई आपके क्वेश्चन हुए तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। लेकिन याद रखें, रिवीजन में सुन लें, रिवीजन में कंप्लीट रिवीजन नहीं होगी। मैं अपनी जजमेंट, अपने एक्सपीरियंस की बेस पे हर चैप्टर में से वो कंसेप्ट निकालूंगा जो एग्जाम में ज्यादा पूछता है, ठीक है, ताकि आपको भी पता हो कि हमने अगर कम पढ़ा है ना, फर्ज कीजिए उसमें कंसेप्ट 10 थे चैप्टर में, हमने 6 पढ़े हैं, तो वो पढ़े हैं जो एग्जाम में ज्यादा पूछता है। इसका ये मतलब नहीं है बाकी के 4 पूछता ही नहीं है, बाकी के 4 भी रैंडम बेसिस पे पूछ लेता है, लेकिन चूंकि हमारे पास जितना को टाइम है हम उतने में फोकस कर सकते हैं। तो बजाय ये कि मैं आपको हर चीज डिटेल में पढ़ाऊं, सिर्फ मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स की रिवीजन कराऊंगा, ये ध्यान में रखिएगा। जो चीजें रिवीजन क्लास में डिस्कस नहीं होती वो भी आपकी जिम्मेदारी है कि आपने उसको पढ़ना है, समझना है, याद करना है, ठीक है। तो जो मंडे को हमारी क्लास होगी उसमें चैप्टर 2 और 3 कर लें, चैप्टर 2 और 3 की रिवीजन कर लें, अब तक तो आप भूल चुके होंगे। चलिए चैप्टर 2 और 3 मुझे भी दे रहे, मेहरबानी भाई। अच्छा, हाँ, यूट्यूब पे देखे, यूट्यूब पे भाई कह रहे हैं कुछ रिवीजन क्लासेस हैं। देखें, अगर तो अच्छे टीचर्स, कोई रिनाउंड टीचर, कंपिटेंट टीचर की क्लासेस हैं यूट्यूब पे, बिल्कुल आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई बात नहीं है, मैं आपको मना नहीं कर रहा, बिल्कुल है, और टीचर्स की होती हैं। लेकिन कुछ उसमें यूट्यूब में ऐसे लोगों के भी लेक्चर्स होते हैं जिनको कोई जानता भी नहीं है, ऐसे लोगों के लेक्चर्स लेने से अवॉइड करें। जो अच्छे टीचर्स हैं, मार्केट में उनकी रेपुटेशन है और हैं अच्छे टीचर्स, आप उनकी क्लासेस यूट्यूब से ले सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। मेरी क्लासेस नहीं, मेरी रिवीजन क्लासेस यहीं पे क्लास में होंगी, यूट्यूब पे पता नहीं, मेरा ख्याल है नहीं है। अच्छा, एक मिनट सुन ले। नहीं, मैं अभी बताता हूँ, एक मिनट है रे। हाँ, तो कल जो है ना आपको ये मटेरियल प्रोवाइड, जो मंडे की क्लास का मटेरियल है ना, वो आपको कल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जब रेडी हो जाएगा मैं आपको मैसेज करवा दूंगा, ठीक है, कॉलेज की तरफ से। तो जब मैसेज हो जाए तो आप टीए रूम से, ये जो हमारे आतिफ भाई हैं, इनसे आप आके वो मटेरियल ले सकते हैं, ठीक है। हम कोशिश करेंगे सफिशिएंट कॉपीज अवेलेबल करवा दें। आप आए, एक माइंड मैप लेते जाएं और एक एडिशनल प्रैक्टिस का सेट लेते जाएं, और फिर मंडे तक चैप्टर, खास तौर पे चैप्टर 2, 3 और बाकी के चैप्टर्स भी रिवाइज करके आए, क्योंकि जब विदाउट ब्रेक लेक्चर्स हो रहे होंगे ना, तो हो सकता है आपको टाइम ना मिले खुद से चैप्टर रिवाइज करने का, जबकि खुद से चैप्टर रिवाइज करना आपके लिए बहुत जरूरी है ताकि मैक्सिमम बेनिफिट हासिल कर सके रिवीजन क्लास से। क्लियर होगी? तो अब कल और परसों हमारी क्लास नहीं है, हमारी नेक्स्ट क्लास होगी मंडे को इसी टाइम इसी रूम में, और उससे पहले आपने चैप्टर 2 और 3 को रिवाइज करके आना है, और जो माइंड मैप और एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन वॉल्यूम 2 के आपको दिए जाएंगे उनको भी पढ़ के आना है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन जी? टेस्ट का सिलेबस अब कौन सा टेस्ट है? हाँ जी, वो चैप्टर वो कवर कर लेंगे, रिवीजन में कवर कर लेंगे हम उसको। क्लियर जी? चलिए, ये था हमारा आज का लेक्चर, यहाँ पे इस लेक्चर को खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।